हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एमपीएस सेकेंड ईयर का एमपीएससी 003 पश्चिमी राजनीति चिंतन का चैप्टर 2 को करेंगे। चैप्टर 1 मैंने इस पर अपलोड कर दिया पहले ही। और चैप्टर 2 का नाम है प्लेटो। इसमें हमारे जितने भी राजनीतिक चिंतन अब यहाँ से शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो के जो गुरु थे वे सुकरात थे और प्लेटो के जो शिष्य था वो अरस्तु था। उसको भी मैंने नीचे बताया गया उसको अच्छी तरह से। तो ये सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स हैं और इनकी जो चैप्टर की जो पीडीएफ जो बुक आपकी जो मटेरियल बुक होती है उसकी पीडीएफ मैंने आपको पहले ही टेलीग्राम पे शेयर कर दिया। आप उसको पहले पढ़ोगे और फिर नोट्स को पढ़ोगे तो आपको इस चैप्टर को समझने में और आसानी होगी। तो इसको शुरू करते हैं हम। इसमें चैप्टर में बहुत सारी चीजें, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। और इनमें जो भी मेन हेडिंग्स मैंने बनाई है उन सभी से एक क्वेश्चन बन सकता है और 100% एक क्वेश्चन हर बारी प्लेटो के चैप्टर से आता है। तो आप प्लेटो को पढ़ लीजिएगा और प्लेटो के आगे भी आपका काम आएगा बहुत, क्योंकि प्लेटो एक बहुत ही माने जाने इनके विचार थे सभी जो बाकी के जो इसके बाद आए हैं उन्होंने फॉलो किए हैं तकरीबन इनकी विचारधारा को। अब इसके जन्म के बारे में देख लेते हैं। प्लेटो का जन्म 428 से 423 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। इसका कोई कंफर्म डेट नहीं है इनकी। एथेंस ग्रीस में हुआ था। उनका जन्म का नाम था अरस्तोकलिस और लेकिन उनके जो वो उन्हें बाद में एक छोटा नाम दिया गया प्लेटो, जिसका अर्थ है चौड़ा। इसका चौड़ा जो देने का मकसद है वो कई लोग मानते हैं छोटी इनकी चौड़ी छाती थी। कई लोग मानते हैं कि उनकी जो भाषण शैली थी वो बहुत ही बड़ी तौर पे यानी संवाद शैली थी उनकी। वो डिबेट तरह से अपने एक से वो देते थे, भाषण देते थे तो वो बहुत बड़े हो जाते थे, इसीलिए उनका नाम प्लेटो दिया गया। तो ये दो तरीके हो सकते हैं, दो कि इस तरीके से हो सकता है या इस तरीके से हो सकता है। प्लेटो का जन्म एक बहुत ही अमीर परिवार में हुआ था। एक एथेनियन कुलीन परिवार में हुआ था। उनके पिता एस्टिन जो एक एथेंस के राजा कोडरस के वंशज थे और उनकी माँ जो पेरोनिया वो एल्काइडस की बहन थी जो एथेंस की सबसे शक्तिशाली राजनेताओं में से एक थी। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो प्लेटो थे वो बहुत ही अमीर लोग अमीर घर में पैदा हुए थे। उनकी शिक्षा विक्षा सब कुछ अच्छी हुई होगी बचपन में। प्लेटो की शिक्षा अच्छी मिली जिसमें गणित, विज्ञान, संगीत और जिम्नास्टिक शामिल थे। उन्होंने युवावस्था में कुश्ती भी की, उसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने। जब 30 वर्ष की आयु हो गई उनकी तो वे सुकरात के शिष्य बन गए। जो सुकरात के शिष्य थे उनके स्टूडेंट बन गए और वहां से उन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध एथेनियन दार्शनिक थे सुकरात। सुकरात की शिक्षाओं ने प्लेटो को गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने दर्शन और नैतिकता का अध्ययन करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। 30 साल के बाद जब उन्होंने सुकरात से सारी शिक्षा प्राप्त की, उनकी विचारधारा को फॉलो किया, उनकी विचारधारा को समझा, तो वो बहुत ही प्रभावित हो गए और अपना बाकी का सारा समय जीवन उन्होंने इसी चीज में बहुत ही उन्होंने भ्रमण किया, बहुत ही राष्ट्रों में, राज्यों में, और उन्होंने इसका और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश की जो सुकरात उसे सिखाना चाह रहे थे। अब देख लेते हैं सुकरात का क्या प्रभाव रहा। सुकरात की जो शिक्षण पद्धति थी वो एक प्रश्नोत्तर और तर्क पर जोर देना शामिल था, यानी क्वेश्चन जवाबी करना और एक डिबेट टाइप की उसकी जो शिक्षा पद्धति थी उस तरीके की थी। उन्होंने अपने छात्रों को उनकी मान्यताओं पर सवाल उठाने और सत्य की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्लेटो ने उसकी जो सुकरात का पढ़ाने का तरीका था उन्होंने अपने सभी स्टूडेंट को इस तरीके से पढ़ाया कि वो अपनी सोच को विकसित कर सके, जो उनका सत्य है उस सत्य को भी एक बारी तलाश सके कि हाँ क्या मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, क्या जो मैं अभी जी रहा हूँ जिंदगी उससे भी बढ़कर और भी चीज है, या क्या झूठ जी रहा हूँ मैं अभी इस समय। तो अपने आप पर भी क्वेश्चन करने की उन्होंने एक पद्धति सिखाई सभी स्टूडेंट्स को। प्लेटो सुकरात की इस पद्धति से बहुत ही प्रभावित थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में इसका इस्तेमाल किया। जो सुकरात थे उनकी मृत्यु 399 ईसा पूर्व में हुई थी। इसमें ईसा पूर्व में जो सन होते हैं वो घटते आते हैं और जब 0 हो जाते हैं फिर 1 2 3 से शुरू हो जाते हैं दोबारा से। तो 399 ईसा पूर्व में हुई थी, 400 के लगभग। प्लेटो के लिए एक बड़ा झटका थी। उन्होंने बहुत ही प्रभावित हुए इनकी मृत्यु से प्लेटो, क्योंकि उनके बहुत ही प्रभावित गुरु थे वे, जिनको बहुत ही मानते थे वो। उन्होंने अपने गुरु की याद में कई संवाद लिखे, कई किताबें लिखी उन्होंने, कई छोटे छोटे लेटर्स लिखे हैं कोई उनकी याद में। फिर प्लेटो ने अपनी एक अकेडमी खोली उनकी मृत्यु के बाद। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो ने 387 ईसा पूर्व में एथेंस में एक अकेडमी की स्थापना की। यह पश्चिमी दुनिया में उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए एक संस्थान था। इस अकेडमी के दर्शन, गणित, विज्ञान और राजनीतिक सहित विभिन्न विषयों में शिक्षा प्रदान कराती थी। प्लेटो ने अकेडमी में कई वर्षों तक अध्यापन और अध्ययन किया। उन्होंने पढ़ाया भी और वहां पे सीखा भी। उन्होंने कई प्रसिद्ध विचारकों और विद्वानों को प्रशिक्षित किया, कई बड़े बड़े विचारकों को उन्होंने सिखाया भी, जिनमें अरस्तु भी शामिल है। राजनीति में भागीदारी। प्लेटो ने अपने जीवन काल में कई बार राजनीति में भाग लेने का प्रयास किया। 404 ईसा पूर्व में एथेंस में लोकतंत्र को उखाड़ फेंकने और एक अत्याचारी शासन स्थापित करने के बाद प्लेटो को नए शासन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे अत्याचार में विश्वास नहीं करते थे। बाद में प्लेटो ने सिरकायूज सिसिली के शासक डायोनिसियस को सलाह देने का प्रयास किया ताकि वह एक आदर्श शासक बन सके, लेकिन डायोनिसियस उनकी सलाह सुनने के लिए तैयार नहीं था और प्लेटो को सिराक्यूज से लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा।
क्योंकि जो प्लेटो की जो सोच थी एक आदर्श शासक की बहुत ही भिन्न थी। जो वहाँ की एक अराजकता, एक जो जो वहाँ का शासन था यहाँ का वो वैसा था अत्याचारी, तो वहाँ पे वो पॉसिबल नहीं हो सकती थी उसकी सोच। प्लेटो की मृत्यु और उसकी विरासत। प्लेटो का 348 ईसा पूर्व में एथेंस 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उन्हें पश्चिमी दर्शन सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विचारकों में से एक माना जाता है, जनक भी माना जाता है। उनके विचारों ने राजनीतिक दर्शन, नैतिकता और ज्ञान मीमांसा, सौंदर्य शास्त्रता और आध्यात्मिकता सहित विभिन्न विषयों को प्रभावित किया। प्लेटो की रचनाएं आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन की जाती है और उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। ये तो हमारा शॉर्ट में इसकी कुछ हो गई। इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। प्लेटो के जो व्यक्तित्व था उसकी भी क्या क्या विशेषताएं थी। जिज्ञासु बुद्धि, उनका एक जिज्ञासु भरा दिमाग था कि कुछ और होना चाहिए, कुछ और अच्छा होना चाहिए, इस तरीके का जिज्ञासा रहती थी उन्हें। प्लेटो सत्य की खोज में लगातार तत्पर रहते थे। आदर्शवादी थे, वे एक आदर्श समाज और शक्ति की कल्पना करते थे। संवाद प्रिय, वे अपने विचारों को संवाद के माध्यम से व्यक्त करते थे। गहन चिंतन, प्लेटो ने जीवन के गहन प्रश्नों पर विचार किया है। प्लेटो के समय में एथेंस यूनान की राजनीतिक और सांस्कृतिक राजधानी थी। यहाँ एक उथल पुथल का दौर था जिसमें पेलोपोनेशियन युद्ध, लोकतंत्र का पतन, फिर से स्थापना जैसी घटनाएं हुई। ये कई तरह की घटनाएं हुई। एक तो पेलोपोनेशियन युद्ध हुआ था यहाँ पे, फिर लोकतंत्र का पतन भी हुआ था, फिर से लोकतंत्र की स्थापना भी हुई। ये घटनाएं मैंने देखी। इस परिवर्तनशील समय ने प्लेटो के विचारों को प्रभावित किया और उनके दर्शन को गहराई प्रदान की। ये तो हमारा एक शॉर्ट में हो गया ऊपर। अब देख लेते हैं इनकी किताबें, इनकी रचनाएं। परिचय हो गया ऊपर हमारा, समय काल उसका क्या था क्या नहीं, मोटा मोटा आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि कहाँ से कहाँ गए और कितनी विचारधारा, क्या क्या विचारधारा फॉलो करते थे। अब और डिटेल में थोड़ा सा उसके बारे में। प्लेटो की जो रचनाएं उनकी हैं, प्लेटो जिन्होंने अफलातून के नाम से भी जाना प्राचीन यूनान के महान दार्शनिकों में से एक हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं लिखी जिनमें संवाद यानी डायलॉग, निबंध और व्याख्यान शामिल हैं। उनकी रचनाएं दर्शन, राजनीतिक, नैतिकता और ज्ञान मीमांसा, सौंदर्य शास्त्र, आध्यात्मिकता जैसे विषय की विस्तृत श्रृंखला को छूती है। प्लेटो की कुछ प्रमुख रचनाएं, एक तो हमारी द रिपब्लिक, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक होती है। इसमें ही हमारे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो इन बुक जो ऊपर की ये 4 बुक हैं ये आपको याद रखनी है। ये और कुछ अन्य बुक्स हैं इसके, कुछ छोटे नॉवेल्स। तो द रिपब्लिक एक संवाद टाइप बुक है। यह प्लेटो की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है जिसमें वे एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं कि एक आदर्श राज्य किस तरीके से बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद आती है सिंपोजियम। ये भी एक संवाद टाइप की, इसमें प्रेम, सौंदर्य और इच्छा की प्रकृति पर आधारित एक प्रसिद्ध संवाद है। फिर आती है फेडो संवाद टाइप। ये सुकरात की मृत्यु से पहले उनके अंतिम क्षणों और आत्मा की अमरता पर चर्चा की गई है इसमें। फिर आती है क्रीतो भी संवाद टाइप है, न्याय और कानून के पालन के बीच संघर्ष पर आधारित एक संवाद है। फिर आती है ये सारी संवाद टाइप बुक है इनकी। टीमियस जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रकृति पर ज्ञान विचार करती है। फिर आती है लॉज, जो लॉज होते हैं, कानून होते हैं, उसके ऊपर संवाद। ज्ञान, सत्य और अस्तित्व की प्रकृति पर एक दार्शनिक खोज। फिर आता है यूथिल्फो संवाद, ये भी पवित्रता और नैतिकता की अवधारणा पर विचार इसमें प्रकट किए गए इन्होंने। फिर एक इनकी है एपोलॉजी यानी माफीनामा संवाद, ये भी सुकरात के मुकदमे और उनकी मृत्यु दंड की सजा का वर्णन किया गया है इसमें एपोलॉजी में। फिर देख लेते हैं इनकी रचनाओं की विशेषताएं क्या है। इनकी रचनाएं एक संवादात्मक शैली है। क्या है ये? प्लेटो ने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए संवादात्मक शैली का उपयोग किया। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने लेखन में विभिन्न पात्रों के बीच बातचीत का उपयोग किया है। कैसे काम करता है ये? जैसे हम बातचीत करते हैं वैसे ही उनके पात्र भी विभिन्न विचारों पर चर्चा करते हैं। यह एक प्रकार का संवाद होता है जिसमें लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं और दूसरे लोगों के विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। इसके फायदे क्या हैं? इससे पाठक को विचारों को बेहतर तरीके से समझने और सोचने का मौका मिलता है जो पढ़ रहा होता है उसको। फिर आती है उसकी दूसरी शैली जिसमें प्रश्नोत्तर पद्धति इसने यूज किया। प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात की प्रसिद्ध प्रश्नोत्तर पद्धति का उपयोग किया अपनी किताबों में। कैसे काम करती हैं? इसमें विचारों को समझने के लिए सवाल पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए एक सवाल पूछा जाता है और फिर उसके जवाब में आगे और सवाल पूछे जाते हैं जिससे विचार और गहरे होते जाते हैं। फायदा, यह पद्धति पाठकों को अपने विचारों पर सवाल उठाने और गहराई से सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है कि अब इसके आगे भी कोई क्वेश्चन हो सकता है। फिर आती है कल्पना और रूपक एक इसकी कहानियों के तरीके, इमेजिनेशन के तरीके से लिखने का तरीका। प्लेटो ने अपनी रचनाओं में कल्पना और रूपक का कुशलतापूर्ण उपयोग किया है। कैसे काम करता है? जो कुछ जटिल विचार होते हैं जिनको समझाने में कुछ कहानियों का इस्तेमाल करता है ये। उदाहरण के लिए उन्होंने गुफा का रूपक एक नामक कहानी का उपयोग करके एक वास्तव में क्या है और एक ज्ञान के बारे में समझाया गया है। उसके बारे में पढ़ेंगे हम।
इसके फायदे, इससे जटिल विचारों को समझना आसान हो जाता है और पाठकों को अधिक आकर्षित भी करता है, क्योंकि उससे सुनने में मजा आता है उस कहानी को समझने में। फिर आती है एक चौथी शैली, दार्शनिक गहराई। इसमें क्या है, प्लेटो की रचनाएं गहन दार्शनिक विचारों से भरी हुई है। कैसे काम करता है, उनके विचारों ने न केवल उनके समय के लिए महत्वपूर्ण थे, बल्कि आज भी प्रासंगिक है। आज भी उनके विचारों को समझा जाता है और उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। उन्होंने न्याय, शिक्षा और आदर्श राज्य और ज्ञान जैसे विषयों पर गहराई से सोचा है। फायदा, ये गहन विचार आज भी हमें सोचने और समाज के बारे में समझने में मदद करते हैं। इनके आलोचक भी हैं बहुत सारे, जो कहते हैं कि जिस आदर्श राज्य की प्लेटो खोज कर रहा है वो तो नामुमकिन है, ये तो इमेजिनेशन कर रहा है, काल्पनिक है सब कुछ। उदाहरण के लिए, जब हम प्लेटो की द रिपब्लिक पढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि इसमें कई पात्र हैं जो विभिन्न विचारों पर चर्चा कर रहे हैं। सुकरात एक मुख्य पात्र है जो सवाल पूछता है और दूसरों के विचारों को चुनौती देता है। अब देख लें, जो गुफा का रूपक इन्होंने एक कहानी का एग्जाम्पल दिया था, वो कहानी आपके एग्जाम में आ सकता है, या आप एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं इस कहानी को, कि गुफा के नामक रूपक, उसमें ये बताया गया था शॉर्ट में लिख के 2-3 लाइन का। तो हमें उसमें वास्तविकता और ज्ञान के बीच में अंतर कैसे स्थापित किया था प्लेटो ने, वो बताया था। गुफा का रूपक यानी एलिगोरी ऑफ द केव। किसी समय की बात, एक शहर में कुछ लोग एक गहरी गुफा में बंद थे। ये गुफा बहुत ही अंधेरी थी और उन लोगों के हाथ पैर भी बंधे हुए थे दीवार के साथ, जिससे वे केवल गुफा की दीवार को ही देख सकते थे। उनके पीछे एक आग जल रही थी और आग के सामने कुछ वस्तुएं थी जिनकी परछाई गुफा की दीवार पर पड़ती थी। वे लोग जीवन भर गुफा में रह चुके थे और उन परछाइयों को ही वास्तविक समझते थे। जो उन्हें परछाइयां दिखती थी उनको ही वास्तविक यानी असली समझने लगे। वे ये मानते थे कि यही उनका संसार है और इससे बाहर वे आ नहीं सकते और इससे बाहर कुछ है भी नहीं। गुफा में रहने वाले लोग इन परछाइयों को ही वास्तविकता समझते थे, क्योंकि उन्हें कभी असली वस्तुएं नहीं देखी। उनके लिए परछाइयां ही सब कुछ थी। वे इन परछाइयों के आधार पर अपने जीवन के बारे में सोचते थे और अपने अनुभवों को समझते थे। एक दिन उन लोगों में से एक व्यक्ति बंधन तोड़कर बाहर गया। बाहर निकलने पर उसने असली दुनिया देखी, सूरज की रोशनी का अनुभव किया। वह देखता है कि असली वस्तुएं कितनी सुंदर हैं, वास्तविक हैं। उसे समझ में आता है कि गुफा में जो परछाइयां वास्तविक नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक अभावी परछाई थी। इस व्यक्ति को जब असली दुनिया की समझ हो जाती है तो वह जनता की सच्चाई बताने जाता है कि भाई सच्चाई क्या है। वह सोचता है कि उन्हें गुफा में वापस जाकर बाकी लोगों को बताना चाहिए। उन्हें जो अब तक देखा है वह केवल एक परछाई है, एक असली दुनिया इससे अलग है। वह गुफा में वापस जाता है और अन्य बंधे हुए बंदों से बताने की कोशिश करता है। जब वह व्यक्ति गुफा में वापस आता है तो बाकी लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश करता है, तो वे उनकी बात पे यकीन नहीं करते। वे उसे मूर्ख कहते हैं और उसकी बातों को नकार देते हैं, क्योंकि वे केवल परछाइयों को ही वास्तविक समझते हैं। उनके लिए उन परछाइयों से बाहर कोई चीज संभव ही नहीं है और समझना भी दूर की बात है। इसका अर्थ देख लेते हैं। ज्ञान और अज्ञानता। गुफा की परछाइयां ज्ञानता का प्रतीक है। गुफा की परछाइयां अज्ञानता का प्रतीक है और गुफा से बाहर की दुनिया ज्ञान का प्रतीक है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम असली सच्चाई को समझ पाते हैं। इसका महत्व। इस रूपक के माध्यम से प्लेटो ने शिक्षा और ज्ञान की प्रक्रिया को दर्शाया। जैसे जैसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, हम अज्ञात की गुफा से बाहर निकलते हैं और सच्चाई को जान पाते हैं। समाज का प्रतिरोध। जब कोई व्यक्ति सच्चाई जानकर वापस समाज में जाता है और दूसरों को बताने की कोशिश करता है तो अक्सर समाज उसे स्वीकार नहीं करता। यह हमारे समाज की नई सोच और विचारों के प्रति प्रतिरोध का प्रतीक भी है। उदाहरण के लिए एक आधुनिक उदाहरण देख लेते हैं, इससे समझ सकेंगे हम। अब इस कहानी को आधुनिक समय में देखते हैं। मान लीजिए कि एक छोटे से शहर में लोग केवल टीवी इंटरनेट के माध्यम से दुनिया देखते हैं। जो उन्हें दिखता है उसी को असली मानते हैं। उन्होंने कभी वास्तविक यात्रा नहीं की और न ही किसी दूसरे शहर या देश में संस्कृति को समझा या देखा। उनके लिए टीवी और इंटरनेट पर दिखाया जा रहा है वही वास्तविक है। एक दिन उन लोगों में से एक व्यक्ति को विदेश में काम करने को मौका मिलता है। वह नई नई जगहों को देखता है, नई नई संस्कृति को जानता है और समझता है कि टीवी और इंटरनेट पर जो दिखने वाली चीजें हैं वो पूरी सच्चाई नहीं है। वह लौट कर अपने दोस्तों और परिवारों को बताता है कि असली दुनिया टीवी और इंटरनेट से बहुत ही बड़ी और बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन उसके दोस्त और परिवार उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। वे सोचते हैं कि उसने जो देखा वह सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि उनके लिए टीवी और इंटरनेट ही वास्तविकता है जो उस पर दिखाया जा रहा है। वे उसे मूर्ख मानते हैं, उसकी बातों का विश्वास नहीं करते, उस बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं उसे। इस प्रकार प्लेटो का गुफा का रूपक हमें सिखाता है कि वास्तविकता को समझने और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी सीमाओं से बाहर निकलना चाहिए और नई चीजों को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह हमें यह भी बताता है कि समाज में नई सोच और विचारों को स्वीकार करने में अक्सर कठिनाइयां होती हैं, लेकिन यह ज्ञान और शिक्षा की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको इससे समझ आया होगा जो ये समझाना चाह रहा था गुफा के रूपक कहानी से। अब देख लेते हैं प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। प्लेटो न्याय किसे मानता है? प्लेटो शॉर्ट में समझे तो उसकी बुक में उन्होंने कहा है कि प्लेटो ने समाज को 3 भागों में बांटा है, 3 वर्गों में। अगर प्रत्येक वर्ग अपना अपना काम करे और किसी दूसरे काम में दखल अंदाजी न करे तो
वो न्याय माना जाएगा। अगर किसी को दूसरे के काम में कोई अड़चन पैदा कर रहा है तो वो उसके न्याय को खत्म कर रहा है, वहां पर उसे न्याय नहीं मिल पा रहा पूरी तरीके से। समाज में न्याय इस तरीके से स्थापित हो सकता है। तब इसको पढ़ लेते हैं बड़ी डिटेल में। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत उनके प्रसिद्ध ग्रंथ द रिपब्लिक में विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया। उन्होंने न्याय को एक आदर्श राज्य की नींव माना। अगर न्याय रहेगा समाज में तो एक आदर्श राज्य की स्थापना हो सकती है, अन्यथा नहीं। उनके अनुसार न्याय केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग में होना चाहिए। उन्होंने इसे विभिन्न दृष्टिकोणों से समझाने की कोशिश की। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति और वर्ग अपने अपने कार्य और कर्तव्यों को ठीक से निभाए। हर व्यक्ति को अपनी प्राकृतिक योग्यताओं के अनुसार काम करना चाहिए और किसी को भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए। अब आदर्श राज्य का निर्माण किस तरीके से होगा? प्लेटो ने आदर्श राज्य की परिकल्पना की जिसमें समाज के 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया। एक शासक वर्ग जो रूलर होगा, ये लोग दार्शनिक होते हैं जिनका मुख्य कार्य राज्य का शासन करना और न्यायपूर्ण नीतियां बनाना होता है। ये चैप्टर वैसे तो बहुत 3-4 पार्टों में बनना था, पर ये मैंने शॉर्ट करके एक ही चैप्टर एक वीडियो में बना दिया। वैसे तो कई जो और लोग बनाते हैं इसको छोटे छोटे पार्ट में बनाते हैं। एक में इसका न्याय सिद्धांत पढ़ाते हैं, एक में इसका आदर्श राज्य पढ़ाते हैं, एक में इसकी शिक्षा नीति को पढ़ाते हैं, एक में इसका परिचय करते हैं। इसमें 5-6 वीडियो हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा इसी एक वीडियो में बना देता हूँ इसको। आपको एक ही जगह मिल जाएगी सारी डिटेल। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आए तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं कि इसको एक बार दोबारा से बना दीजिए अलग से, तो मैं इसको अलग से समझा दूंगा आपको अलग से दोबारा से इसके बारे में थोड़ी और डिटेल में और सरल लैंग्वेज में। आप कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो आप मुझे लगता है जहां तक उसका आपको इतने में समझ आ जाएगा इसके बारे में। आप देख लेते हैं शासक वर्ग, ये दार्शनिक होते हैं जिनका मुख्य कार्य राज्यों का शासन करना होता है, राज्य चलाना होता है और न्यायपूर्ण नीतियों को बनाना होता है। फिर आता है सैनिक वर्ग, योद्धा वर्ग, वॉरियर्स, इनका कार्य राज्य की रक्षा करना और शासकों के आदेशों का पालन करना होता है। श्रमिक वर्ग, प्रोड्यूसर, जो बनाते हैं, उत्पादन वर्ग होते हैं, ये लोग किसानी, व्यापारी और शिल्पकार होते हैं जिनका काम राज्य के आर्थिक और बौद्धिक संसाधनों की आपूर्ति करना होता है। न्याय का सिद्धांत क्या कहता है? अब शासक वर्ग, दार्शनिक शासक भी होते हैं जिन्हें ज्ञान और समझ की सबसे ऊंची स्थिति प्राप्त होती है, वे न्यायपूर्ण निर्णय लेने के लिए योग्य होते हैं। योद्धा वर्ग, ये राज्य की सुरक्षा और आदेश की रक्षा करते हैं, इन्हें साहस और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। श्रमिक वर्ग, ये लोग राज्य की आर्थिक गतिविधियों को संचालित करते हैं और समाज के भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। ये अगर अपना काम सही तरीके से करें तो समाज में न्याय बना रहेगा। अब देख लेते हैं व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय, प्लेटो का मानना था कि व्यक्ति के भीतर भी 3 तत्व होते हैं, एक तो तर्क यानी डिबेट, साहस और इच्छाएं। जब ये 3 तत्व संतुलन में होते हैं तो व्यक्ति न्यायपूर्ण बन सकता है, होता है। तर्क, व्यक्ति का बुद्धिमान हिस्सा जो सही निर्णय लेता है। साहस, व्यक्ति का योद्धा हिस्सा जो सही काम करने के लिए साहस दिखाता है। इच्छाएं, व्यक्ति की इच्छाएं और भावनाएं जो उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को नियंत्रित करती हैं। सामाजिक न्याय, जब राज्यों के तीनों वर्ग अपने अपने कार्यों को पूरी जिम्मेदारी और कुशलता से निभाते हैं तो समाज में भी न्याय की स्थापना की जा सकती है। न्याय का महत्व, प्लेटो के अनुसार न्याय न केवल एक नैतिक गुण है बल्कि यह समाज की समृद्धि और शांति के लिए भी आवश्यक है। एक न्यायपूर्ण समाज में सभी लोग अपनी योग्यताओं के अनुसार कार्य करते हैं जिससे राज्य की उत्पादकता और खुशहाली बढ़ती है। इस प्रकार प्लेटो का न्याय का सिद्धांत एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर न्याय की स्थापना करता है। यह सिद्धांत आज भी राजनीतिक और दार्शनिक चिंतन पर महत्वपूर्ण माना जाता है। आप देख लेते हैं प्लेटो की जो शिक्षा नीति है उसकी रूपरेखा देख लेते हैं। प्लेटो के राजनीतिक सिद्धांत कह लें या उसका राजनीतिक दर्शन कह लें का मूल उद्देश्य है कि एक आदर्श राज्य की स्थापना करना। एक आदर्श राज्य की स्थापना कब होगी? जब उस राज्य में न्याय की स्थापना होगी। न्याय क्योंकि नींव है उसकी राज्य की, एक आदर्श राज्य की। और न्याय की प्राप्ति, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है कि सभी व्यक्ति अपने कार्य करें और किसी और के कार्य में अड़चन न बनाए। तो सभी व्यक्ति अपना अपना कार्य कब करेंगे? जब सब अपना कार्य करने योग्य हों और उनको नॉलेज हो अपने काम करने की योग्य हों और जब उनके पास समझ एवं शिक्षा होगी। तो इसलिए प्लेटो ने यह विशेष शिक्षा योजना बनाई जिसमें राज्य का नियंत्रण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा प्रणाली में प्लेटो ने राज्य को अहम कार्य दिया कि राज्य ही शिक्षा प्रणाली को ऑपरेट करेगी। इस योजना में पुरुष और स्त्री दोनों को समान शिक्षा मिलती है, बिल्कुल पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव नहीं किया प्लेटो ने अपनी शिक्षा नीति में, अपने न्याय में। तो उसमें दोनों को शिक्षा समान अवसर मिलेंगे। प्लेटो की शिक्षा योजना को 2 स्तरों में बांटा गया, एक तो प्रारंभिक शिक्षा, एक शुरुआती शिक्षा और एक हायर शिक्षा, ठीक है, यानी के लिए प्राइमरी शिक्षा और हायर शिक्षा। तो प्राइमरी शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा में देख लेते हैं जो 0 से 6 साल के बच्चे होते हैं उनको परिवार और माता पिता की जिम्मेदारी होती है। इस चरण में बच्चे घर में रहते हैं और उनकी प्रारंभिक शिक्षा का कार्य माता पिता द्वारा किया जाता है।
शारीरिक खेल और नैतिक कहानियां, बच्चों को शारीरिक खेलों और नैतिक कहानियों के माध्यम से शिक्षित किया जाता है ताकि उनके शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा मिल सके। फिर 6 से 20 साल की उम्र के बच्चे, प्लेटो ने सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य रखी है। 6 से 20 वर्ष की आयु तक चलती है। इसका उद्देश्य बच्चों के भावनाओं और संवेगों को संतुलित करना और उनके चरित्र का निर्माण करना। इसमें व्यायाम और साहित्य संगीत शामिल है। इसमें शरीर की कसरत, आहार नियम और औषधि ज्ञान शामिल है। यहाँ बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है। संगीत को व्यापक रूप से शामिल किया गया है, जिसमें साहित्य, लोक नृत्य और ललित कलाएं शामिल हैं। संगीत भावना और विवेक का विकास करता है। सैन्य शिक्षा, 18 से 20 वर्ष की आयु में अनिवार्य सैन्य शिक्षा दी जाती है सभी को। 2 साल एक ट्रेनिंग दी जाती है। एक अच्छे सैन्य, कुछ सेल्फ डिफेंस स्किल्स, एक सैनिक बनने की शिक्षा भी दी जाती है, जो आत्मविश्वास और अनुशासन पैदा करती है। क्योंकि यहाँ पर इसने तैयार कर दिया सभी को, कुछ ना कुछ एक वेपन चलाना सिखा दिया 18 से 20 साल की उम्र में, क्योंकि आगे अगर कोई राजा बनने नहीं जाएगा तो उनको सैनिक बना दिया जाएगा। अब 20 साल होने के बाद एक परीक्षा दी जाती है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। उस परीक्षा ली जाती है जिसमें जो पास हो जाता है वो उच्च शिक्षा के लिए या राजा बनने के लिए तैयार हो जाता है, या न राजा बनने के लिए आगे पढ़ाई कर सकता है। जो बाकी जो पास नहीं हो पाते हैं, जो असफल हो जाते हैं, वो सैनिक शिक्षा की ओर बढ़ा दिए जाते हैं। अब उनको सैनिक स्पार्टा बनाया जाएगा, सैनिक बनाया जाएगा उनको, वो राज्य की रक्षा करेंगे, क्योंकि उनमें अगर उनको ये माना गया वह काबिलियत है, जो काबिलियत थे वो पास हो गए और वे राजा बन सकते हैं। अब जो उच्च शिक्षा सेकंड चरण शुरू होता है 20 साल के बाद, जो पास हुए बच्चे, इनका चयन प्रारंभिक शिक्षा में सफल होने वाले और विशेष योग्यता दिखाने वाले विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए चुना जाता है। उच्च शिक्षा को 2 चरणों में बांटा गया है, 120 से 35 वर्ष तक। इसमें गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तर्क शास्त्र और राजनीति का अध्ययन कराया जाता है। 30 से 35 वर्ष तक इस अवधि में केवल दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता है। लक्ष्य क्या है इसका? उच्च शिक्षा का उद्देश्य राज्य के शासक या संरक्षण बनाने वाले दार्शनिक शासकों का निर्माण करना है। दर्शन शास्त्र 30 से 35 वर्ष के बीच छात्रों में शुभ के विचार का ज्ञान प्राप्त होता है। समापन 35 से 50 वर्ष की उम्र में दार्शनिक राजा राज्य की सेवा करने योग्य बना दिया जाता है। 50 वर्ष के बाद नए शासकों के लिए स्थान छोड़ दिए जाते हैं और वे सक्रिय रहते हैं। जो पुराने शासक थे वो नए शासकों के लिए अपना स्थान छोड़ देते हैं, पर वे सक्रिय रहते हैं, उनको सलाह मशवरा देते रहते हैं। प्लेटो की शिक्षा योजनाएं जीवन पर्यंत चलती रहती हैं, लाइफ टू लाइफ चलती रहती हैं, ऐसे ही चक्रीय। प्रारंभिक शिक्षा सैनिक वर्ग का निर्माण करती है, जो समाज की सेवा करेंगे, जबकि उच्च शिक्षा शासक वर्ग निर्माण करती है, जो समाज की व्यवस्थाओं का संचालन करेगी। इस प्रकार प्लेटो की शिक्षा दृष्टिकोण एक सुव्यवस्थित एवं संपूर्ण जीवन योजना प्रस्तुत करता है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कुछ। कला और संगीत को महत्व। प्लेटो का मानना था कि कला और संगीत न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि छात्रों के सौंदर्य बोध और नैतिकता का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शारीरिक और शिक्षा का महत्व, उन्होंने फिजिकल जो ट्रेनिंग है उसको महत्व दिया। प्लेटो का मानना है कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन का घर होता है, इसलिए उन्होंने शारीरिक शिक्षा को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना। बचपन से ही बच्चों को शारीरिक उसमें इम्प्लीमेंट किया उसने पढ़ाई में। आजीवन शिक्षा। प्लेटो का मानना था कि शिक्षा का सतत प्रक्रिया ही जो जीवन भर चलती है। उन्होंने लोगों को जीवन भर सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। दार्शनिक शासकों का निर्माण। प्लेटो का उद्देश्य एक ऐसे दार्शनिक शासक का निर्माण करना था जो ज्ञान, न्याय और नैतिकता के उच्चतम आदर्शों का पालन करते हुए राज्य का शासन कर सके। उन्होंने कहा कि केवल दार्शनिक जो सच्चे ज्ञान और सच्चाई को समझते हैं वे ही राज्य का शासन करने योग्य होते हैं। महिलाओं की शिक्षा। प्लेटो उस समय के समाज में क्रांतिकारी विचार रखते थे, क्योंकि वे महिलाओं को भी पुरुष के समान शिक्षा का अधिकार देते थे। उनका मानना था कि महिलाएं भी बुद्धिमान हैं और सक्षम है और उन्हें भी ज्ञान की प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। अब इसकी कुछ आलोचनाएं देख लेते हैं। ये सभी विशेषताओं के बावजूद भी इसमें कुछ अवगुण विद्यमान है, जिसके आधार पर प्लेटो की शिक्षा की कड़ी आलोचनाएं भी की जाती हैं। निम्नलिखित उत्पादकों के लिए शिक्षा नहीं है। जो व्यापारी समूह है उसके लिए कोई भी शिक्षा प्रणाली नहीं बनाई गई है उसने अपने इसमें। प्लेटो की शिक्षा योजना में सबसे बड़ा दोष तो यह है कि वह उत्पादक अथवा श्रमिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं करता। क्या उन्हें अच्छा नागरिक बनने तथा अपना कार्य अच्छी तरह सीखने की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए थी? शेबाइन जो एक विचारक है, वे कहते हैं कि यह योजना व्यावसायिक शिक्षा में नहीं मानती। जो व्यापारी शिक्षा होती है, MBA होती है जैसे, उसको शिक्षा ही नहीं मानती है, उनका कहना है। पाठ्यक्रम की अवधि बहुत ही बड़ी है और बहुत ही ज्यादा खर्चीली है। प्लेटो की उच्च शिक्षा की अवधि बहुत ही लंबी है, 50 साल तक पढ़ता रहेगा बच्चा, जब जाके वो राजा बन पाएगा, और उसमें बहुत ही टाइम लग जाएगा उसको और बहुत ही पैसा लगेगा। इसमें अमीर लोग ही पहुंच पाते हैं। जैसे 35 वर्ष की आयु तक सैद्धांतिक शिक्षा चलती रहती है, उसके बाद भी 15 वर्ष तक व्यवहारिक शिक्षा चलती रहती है। 50 वर्ष तक तो शिक्षा ही प्राप्त करते करते व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा। ये इसका एक आलोचक है।
आलोचना करते हैं इस पॉइंट पे। साहित्य एवं कला की उपेक्षा। प्लेटो साहित्य एवं कला को भी संगीत की परिधि में लेता है और वह उन पर शासन का पूर्ण नियंत्रण चाहता है। वह कवि और कविताओं को झूठ मानता है। जो कैटलिन थे एक विचारक, वो प्लेटो कवियों को झूठा कहकर दरवाजे के बाहर कर देता है। यह उचित नहीं है। गणित आदि पर अधिक बल दिया गया है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में गणित आदि विषयों पर बहुत ही बल दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में गणित को निश्चित रूप से महत्व है, परंतु प्रत्येक शासक को गणित का पंडित होना चाहिए। यह बात स्वर्धा अतार्किक है, यानी अनडिबेटेबल है। यह स्त्री और पुरुषों के स्वभाव में अंतर। प्लेटो यह तो ठीक कहता है कि स्त्रियों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए, परंतु वह स्त्री व पुरुषों को मूल शारीरिक और मानसिक अंतर की उपेक्षा करता है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो स्त्रियां नहीं कर सकती, कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें वे अच्छी तरह से कर सकती हैं। प्लेटो इस अंतर की उपेक्षा करता है, इसलिए उसकी शिक्षा दोषपूर्ण है। मैं इस मुद्दे से नहीं मानता हूं, पर यह कुछ पॉइंट तक ठीक है, पर नहीं। आप देख लेते हैं आदर्श राज्य में दार्शनिक शासक। प्लेटो का दृष्टिकोण। प्लेटो के आदर्श राज्य में दार्शनिक शासक सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है, सबसे बड़ा उच्च वर्ग है। उनका मानना था कि केवल दार्शनिक ही सच्चा ज्ञान और बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। एक सच्चा व्यक्ति रह सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जो उन्हें राज्य की कुशलतापूर्ण नेतृत्व करने के लिए आवश्यक गुण प्रदान करते हैं। दार्शनिक शासकों की विशेषता। ज्ञान, बुद्धि, निष्पक्षता, साहस और संयम। दार्शनिक शासकों को सत्य, न्याय, सद्गुण और सत्ता के रूपों जैसे उच्चतम अवधारणाओं की गहरी समझ होनी चाहिए। बुद्धि, वे जटिल मुद्दों को विश्लेषण करने, तर्कसंगत निर्णय लेने और दूरदर्शी योजना बनाने में सक्षम होने चाहिए। निष्पक्षता, उन्हें व्यक्तिगत स्वार्थों, अपने खुद के स्वार्थों को मुक्त होना चाहिए, अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए और राज्य के हित को सर्वोपरि रखना चाहिए। साहस, उन्हें अपने विचारों और विश्वासों के लिए खड़े होने और कठिन निर्णय लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। संयम, उन्हें भौतिक सुखों और इच्छाओं से ऊपर उठना चाहिए और एक सदाचारी जीवन जीना चाहिए। एक सादा और सदाचारी जीवन जीना चाहिए। दार्शनिक शासकों का चयन और शिक्षा, ये तो हमने ऊपर पढ़ाई है। फिर भी प्लेटो का मानना था कि दार्शनिक शासकों का चयन एक कठोर और व्यापक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। इतने 50 साल होते गए पढ़ते पढ़ते, जब भी तो उसको खोज मिलती है, इसलिए कह रही है व्यापक प्रक्रिया होनी चाहिए, कठोर प्रक्रिया होनी चाहिए। बचपन से ही बच्चों की बुद्धि, नैतिकता और नेतृत्व क्षमता का आकलन किया जाना चाहिए। सबसे योग्य व्यक्तियों को तब दर्शन, तर्क, विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांतों पर गहन शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जब एक राजा बनने के लायक है, चयन किया जा सकता है राजा का। दार्शनिक शासकों की भूमिका। दार्शनिक शासकों की प्राथमिक भूमिका कानून बनाना, न्याय व्यवस्था का संचालन करना, राज्य की रक्षा करना था। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना था कि नागरिकों को सद्गुणपूर्ण और नैतिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सभी नागरिकों को, जो उसकी प्रजा रहेगी राजा की, उसका प्रजा का जीवन अच्छा गुणों से भरा होना चाहिए और नैतिक उनके वैल्यू होनी चाहिए। सभी के लिए अच्छा करे में कोई भी चोरी चकारी ना हो, अच्छे रास्ते पर चलते रहे उनकी प्रजा। आलोचना। प्लेटो के दार्शनिक शासकों के विचार की कई आलोचना की। एक तो अवास्तविक है, ये कल्पना है। ये कुछ आलोचकों का मानना है कि प्लेटो का आदर्श शासक अवास्तविक और प्राप्त करने योग्य नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई, सभी इतने दूध से दूल्हे राजा नहीं होते, या इस तरीके की सारी काबिलियत नहीं हो पाई राजा में किसी में। अन्यायपूर्ण। दूसरा का तर्क है कि यह व्यवस्था अत्याचारी और अन्यायपूर्ण है, क्योंकि यह एक छोटे से कुलीन वर्ग को शेष आबादी पर पूर्ण शक्ति प्रदान कराती है, कि यह तो भाई किसी को भी राजा बनने लायक बना सकती है। अप्रगतिशील। कुछ आलोचकों का मानना है कि प्लेटो का आदर्श राज्य गतिहीन और प्रगतिशील नहीं है, क्योंकि यह बदलाव और नवाचार को अनुमति नहीं देता, उसको आने नहीं देता भाई, ये सेम पैटर्न को फॉलो करता रहता है। दार्शनिक शासकों का विचार। प्लेटो की राजनीतिक दर्शन का केंद्रीय तत्व है। यह एक आदर्शवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है कि राज्य को कैसे शासित किया जाना चाहिए। हालांकि इसकी आलोचना हुई है, लेकिन प्लेटो के विचारों ने सदियों से राजनीतिक विचारों को प्रभावित करना जारी रखा है और आज भी इसको फॉलो करते हैं, कई इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। प्लेटो के दर्शन के विरोधी। इसके विरोधी जो कुछ हैं, एक तो इनका खुद का शिष्य है, उसने इसमें कई जो इसके विचार थे उसमें संशोधन किया, उनको बदला है, उनको मानता नहीं था। प्लेटो पश्चिमी दर्शन के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक है। अपने जीवन काल में और उसके बाद भी कई आलोचकों का सामना करना पड़ा है। उनके दर्शन के कुछ प्रमुख आलोचक या विरोधी। एक अरस्तु आते हैं, जो इनके शिष्य हैं। आदर्श राज्य की आलोचना। अरस्तु प्लेटो के सबसे प्रसिद्ध छात्र हैं। उनके आदर्श राज्य की व्यवस्था की कल्पना और अव्यावहारिक होने के लिए आलोचना की। उनका मानना था कि प्लेटो की योजना वास्तविक दुनिया में लागू नहीं की जा सकती और यह अनावश्यक, यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है और जटिल और कठोर है। ज्ञान की अवधारणा की आलोचना। अरस्तु ने प्लेटो की जो रूपों की अवधारणा है, जो गुफा वाली है, पे भी सवाल उठाया, जो इस विचार पर आधारित थी कि वास्तविक दुनिया में मौजूद वस्तु में केवल अपूर्ण प्रतियां हैं, जो उच्चतर अमूर्त रूपों
से उत्पन्न होती हैं। अरस्तु का मानना था कि ज्ञान केवल रूपों से ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि भौतिक दुनिया के अनुभवों से भी प्राप्त होता है। फिर आते हैं हमारे डायोजनीज, सुकराती पद्धति की आलोचना करते हैं। डायोजनीज एक प्रसिद्ध सिनिक दार्शनिक है। ये ने सुकराती जो सुकरात थे, उनके गुरु थे प्लेटो के, उनकी पद्धति की आलोचना करते हैं, जिसका उपयोग प्लेटो ने अपने संवादों में प्रयोग किया था। डायोजनीज का मानना था कि यह अवधि भ्रमक है, समय लेने वाली थी, और जिससे इससे कई निश्चित उत्तर नहीं मिल पाते हैं। आदर्श राज्य की स्वीकृति, डायोजनीज ने प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका मानना था कि यह अनावश्यक कल्पना थी और वास्तविक जीवन में लोगों के लिए खुशी और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए भौतिक संपत्ति और सामाजिक स्थिति की आवश्यकता नहीं होती। फिर आते हैं थॉमस एक्विनास, आत्मा की प्रकृति। थॉमस एक्विनास एक मध्ययुगीय ईसाई दार्शनिक थे। उन्होंने प्लेटो की आत्मा के अमन होने के विचार पर विवाद किया। उनका मानना था कि प्लेटो के तर्क अपूर्ण थे और आत्मा के अस्तित्व को साबित करने के लिए धार्मिक विश्वास का निर्भर होना आवश्यक होता। ज्ञान की भूमिका, एक निवास ने प्लेटो के इस विचार पर भी सवाल उठाया कि ज्ञान केवल तर्क और बुद्धि से प्राप्त होता है। उनका मानना था कि विश्वास और रहस्य उद्घाटन विज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्लेटो के दर्शन के कई आलोचक में से कुछ ही हैं। उनके विचारों पर सदियों तक बहस चलती आई है, चर्चा होती रही है, और वे आज भी दर्शन, राजनीतिक और शिक्षा के क्षेत्र में प्रासंगिक बने हुए हैं। प्लेटो के दर्शन की गहन समझ प्राप्त करने के लिए उनके विचारों का अध्ययन करना और उनके समर्थकों को और विरोधियों को जानने की कोशिश जरूरत है। जब हम अच्छी तरह समझ पाएंगे कि क्या कमी है और क्या उसने क्या ठीक कहा है उनके आलोचकों ने भी उसके बारे में। राजनीतिक सिद्धांत में प्लेटो के स्थान, प्लेटो को पश्चिमी राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है। उनके विचारों ने राजनीतिक सिद्धांत के विकास पर गहरा प्रभाव डाला और आज भी इसको फॉलो किया जाता है। आज के समय भी महत्वपूर्ण है इसके विचार। प्लेटो के राजनीतिक दर्शन कुछ प्रमुख योगदान शामिल है। न्याय की अवधारणा, प्लेटो ने न्याय को एक केंद्रीय राजनीतिक अवधारणा बनाया, जिसे उन्होंने विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया, जैसे कि सभी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करना, सभी को अपना वेल एंड गुड देना, या समाज में प्रत्येक व्यक्ति का अपना उचित स्थान लेना, यानी शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। आदर्श राज्य की अवधारणा, प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक बुक में आदर्श राज्य का वर्णन किया जो न्याय, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित थी। शासन के रूपों का विश्लेषण, प्लेटो ने विभिन्न प्रकार के शासन के रूपों का विश्लेषण किया, जैसे कि लोकतंत्र, राजतंत्र और कुलीन तंत्र, और उनकी ताकत और कमजोरियों पर विचार किया। कानून और न्याय व्यवस्था का महत्व, प्लेटो ने कानून और न्याय व्यवस्था को एक मजबूत और न्यायपूर्ण समाज के लिए आवश्यक माना। शिक्षा और राजनीति का संबंध, प्लेटो ने शिक्षा को राजनीतिक भागीदारी के लिए आवश्यक माना, और उन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का प्रस्ताव रखा जो नागरिकों को सद्गुणपूर्ण और नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। प्लेटो के विचारों की आलोचना भी हुई है, जैसे कि उनके आदर्श राज्य के अवास्तविक और उनके दार्शनिक राजाओं को शासन के लिए समर्थन के लिए उनकी आलोचना की गई है। हालांकि उनकी आलोचनाओं के बावजूद प्लेटो के विचारों का राजनीतिक दर्शन पर गहरा प्रभाव है। उनके कार्यों का अध्ययन आज भी राजनीतिक वैज्ञानिक और दार्शनिकों द्वारा यूज किया जाता है। प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के कुछ प्रभाव भी शामिल है। पश्चिमी लोकतंत्र का विकास, प्लेटो के विचार ने लोकतंत्र, नागरिकता और कानून के शासन जैसे पश्चिमी लोकतंत्र को मूल सिद्धांतों का आकार देने में मदद की है। आधुनिक राजनीतिक विचारधारा, प्लेटो के विचारों ने उदारवाद, रूढ़िवाद और समाजवाद सहित विभिन्न आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं को प्रभावित किया है। शिक्षा और राजनीति, प्लेटो के विचारों ने शिक्षा और राजनीति के बीच संबंध पर बहस को प्रभावित करना जारी रखा है। प्लेटो राजनीतिक सिद्धांत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विचारकों में से एक है। उनके विचारों ने सदियों से राजनीतिक दर्शन को आकार दिया है और आज भी वे यूज किए जाते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है, उनका पढ़ा जाता है। प्लेटो के कार्यों का अध्ययन उन सभी के लिए आवश्यक है जो राजनीतिक दर्शन और एक बेहतर समाज के लिए निर्माण में रुचि रखते हैं। अब देख लेते हैं सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के बीच में संबंध क्या है। ये तीनों ही गुरु चेले हैं एक दूसरे के। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु तीन महान दार्शनिकों का संबंध एक दार्शनिक परंपरा के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इन तीनों का आपस में गुरु शिष्य का संबंध था और उनकी विचारधाराएं और शिक्षाएं पश्चिमी दर्शन शास्त्र की नींव बन गई थी। आइए इनके आपसी संबंध का विस्तार से समझते हैं। सोक्रेटिस भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। सुकरात, समय काल 469 ईसा पूर्व से 399 ईसा पूर्व। प्रमुख शिक्षा, सुकरात ने मौखिक शिक्षा पर जोर दिया और संवादात्मक पद्धति सोक्रेटिक मेथड का उपयोग विकास किया है, जिसमें प्रश्न उत्तर के माध्यम से ज्ञान की खोज की जाती है। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज से ही प्राप्त हो सकता है। इसके शिष्य प्लेटो हैं। प्लेटो 427 से 347 ईसा पूर्व। प्रमुख शिक्षा, प्लेटो ने सुकरात के विचारों को लिखित रूप से प्रस्तुत किया और अपनी अकादमी की स्थापना की। उनके प्रमुख कार्यों में द रिपब्लिक शामिल है, जिसमें उन्होंने न्याय, राजनीतिक और शिक्षा पर विचार प्रस्तुत किए। गुरु सुकरात हैं, इनके शिष्य अरस्तु हैं। एरिस्टोटल, अरस्तु, समय काल 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। प्रमुख शिक्षा पर अरस्तु ने प्लेटो की अकेडमी का अध्ययन किया है, उनमें वहां पर पढ़े थे ये, और बाद में अपने स्वयं के विचार विकसित किए। उन्होंने लॉजिक, विज्ञान, नैतिकता, राजनीतिक और
मेटाफिजिक्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया है। उन्होंने लाइसिन नामक विद्यालय की स्थापना भी किया। उनके गुरु प्लेटो थे और उनके प्रसिद्ध शिष्य सिकंदर मान अलेक्जेंडर द ग्रेट थे। इनका संबंध हम पता ही चल गया। सुकरात और प्लेटो। सुकरात ने प्लेटो को अपने संवादात्मक पद्धति का आत्मज्ञान की शिक्षा दी। प्लेटो ने सुकरात के विचारों को अपने संवाद और डायलॉग्स में संरक्षित किया, अपनी पुस्तकों में लिखा। उन्होंने सुकरात को एक प्रमुख चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया और उनके माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया। प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो ने अरस्तु को अपने अकादमी में शिक्षा दी। प्लेटो के आदर्शवादी आइडियलिज्म के रूपक सिद्धांत थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को अरस्तु पर गहरा प्रभाव पड़ा। अरस्तु के बाद प्लेटो के विचारों को विश्लेषण किया गया और अपने यथार्थवाद रियलिज्म और अनुभववाद एम्फिरिज्म के सिद्धांतों पर विकास किया। उन्होंने कई मामलों में प्लेटो के विचारों को विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब अरस्तु का चैप्टर करेंगे। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का दार्शनिक संबंध एक अद्वितीय और प्रभावशाली परंपरा पर प्रतिनिधित्व करता है जिसने पश्चिमी दर्शन शास्त्र को गहरे रूप से प्रभावित किया। सुकरात की मौखिक शिक्षा, वर्बल शिक्षा जो करता था, प्लेटो ने फिर उस मौखिक शिक्षा को लिखित में किया। प्लेटो की अकेडमी और अरस्तु की विस्तृत विज्ञान दृष्टिकोण ने एक सशक्त दार्शनिक वंशावली का निर्माण किया जो आज भी अध्ययन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। यह तो हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर हो गया लेंथी। और अगर आप चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट करते हैं तो अगर आपको मेरे नोट्स या मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो लाइक करना, और अगर आप इसको किसी को शेयर करना चाहते हैं दोस्त को कि आप यहाँ से बेनिफिट उठा सकते हैं, इसको मदद समझ में मदद मिलेगी उसको भी, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। और आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।